स्टूडेंट्स, अपने लास्ट वीडियो में हम लोग अपने यूनिट 2 सॉल्यूशंस चैप्टर की क्विक रिवीजन कर रहे थे। उसका एक पार्ट हम लोग पहले कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग अपने सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करेंगे क्विक रिवीजन के। तो नेक्स्ट टॉपिक आज का हमारा सबसे पहला है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। क्या होती हैं ऐसी प्रॉपर्टीज़ सॉल्यूशन की जो कि नंबर ऑफ़ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, ना कि उसके नेचर के ऊपर। किस प्रकार का सॉल्यूट आपने लिया है उस पर डिपेंड ना होकर कितना सॉल्यूट आपने लिया है उसकी संख्या पर डिपेंड करती है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ 4 हैं: रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट एंड द ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, पहला बात करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ में जब कमी आती है, लोअरिंग मतलब वेपर प्रेशर में किसी भी तरीके से जब हम कमी करते हैं, डिक्रीज़ हो जाता है वेपर प्रेशर, तो उसको हम लोग रिलेटिव लोअरिंग बोलते हैं। और हम लोग चेंज निकालते हैं डिफरेंस इन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट है सपोज P0A या P01, और सोल्यूशन P1 जो है वो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? P01 माइनस P1, मतलब कि प्योर स्टेट में प्योर सॉल्वेंट का जो प्रेशर है माइनस जो सॉल्यूशन का जो आपके पास प्रेशर है, वो जो डिफरेंस आता है उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। दूसरा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, इसी की बात करते हैं। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को अगर आगे कंटिन्यू करें तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है P01 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P01। ठीक है, इसलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के, इसलिए ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कही जाती है। ठीक है, सेकंड है बेटा हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं x2 इज इक्वल टू P01 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P01। हम यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की एलिवेशन के बारे में बात करेंगे कि जब हम बॉइलिंग पॉइंट को किसी भी तरीके से एलिवेट कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं, तो उसको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। हम लोग यहाँ पे बॉइलिंग सोल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्वेंट के प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट के बीच का डिफरेंस लेंगे और उसी के डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सपोज कि सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट TB है, ठीक है, और प्योर सॉल्वेंट का TB0 है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना आएगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा TB से इज इक्वल टू TB माइनस TB0। ठीक है, एक डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट जो है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट, इसलिए ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कही जाती है। नेक्स्ट वन इज द डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट। तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी, डिप्रेशन मतलब कमी, हमारा फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है, तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है तो वेपर प्रेशर की जो लोअरिंग है उससे हमारे पास क्या होता है, हमारा सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। हमारे पास यहाँ पे अब फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस लेंगे, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा उसको बोलेंगे डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। अगर प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है सपोज T0F और सॉल्यूशन का है TF, तो हमारे पास जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, डेल्टा T इज इक्वल टू T0F माइनस TF। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस में क्या है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो होता है एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? जब भी ऑस्मोसिस होती है तो हम लोग बाहर से एक प्रेशर अप्लाई करते हैं ताकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो हैं वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास ना करें, फ्लो ना करें, उसी प्रेशर को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। चौथी प्रॉपर्टी थी हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज़ द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसलिए कही जाती है उसको हम लोग पाई के साथ डिनोट करते हैं क्योंकि ये भी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एक सोल्यूशन के लिए, डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर पाई जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द C वेयर C इज़ द कंसंट्रेशन। ठीक है, तो हमारे पास जो है हम लोग पाई इज इक्वल टू CRT बोल देंगे। C कंसंट्रेशन है, R कहते हैं गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन को यूज़ करके हम लोग एक सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ सॉल्यूशन। जब दो सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। जब एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द अदर वन, उसको हम बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जब एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है एज़ कम्पेयर टू द अदर वन तो उसको हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स मतलब उल्टा, मतलब कि द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, जब सॉल्वेंट की जो मूवमेंट की जो प्रोसेस है एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू फ्रॉम द सॉल्यूशन टू द प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। एक्स्ट्रा प्रेशर सोल्यूशन वाली साइड के ऊपर जब हम एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं तो हमारी ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है वो रिवर्स हो जाता है और उसी को हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो हमें ये पता लग गया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम लोग सॉल्यूट्स की मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक आता है हमारा एबनॉर्मल मोलर मास। मोलर मास सबको पता है, लेकिन एबनॉर्मल क्या है? एबनॉर्मल का मतलब ये होता है कि किसी वजह से कहते किसी प्रोसेस के थ्रू के कारण हमारे जो सॉल्यूट्स हैं उनके मोलर मास में या तो इंक्रीज़ हो जाता है या तो डिक्रीज़ हो जाता है, तो वो अपने नॉर्मल या एक्सपेक्टेड जो मोलर मासेस हैं उनसे ज़्यादा या कम की वैल्यू वो शो करते हैं, तो उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। अब ये एबनॉर्मल मोलर मास को एक्सप्रेस करने के लिए एक साइंटिस्ट वेंट हॉफ ने 1886 में एक नई टर्म दी थी जिसको उन्होंने बोला था आई, दैट इज़ द वेंट हॉफ फैक्टर आई, स्मॉल आई, ठीक है। अब ये क्या है? स्मॉल आई क्या है? स्मॉल आई हम लोगों को ये बताता है कि एक सोल्यूशन में जो सोल्यूट है वो डिसोशिएट कर रहा है और एसोशिएट कर रहा है, ठीक है। लेकिन डिसोशिएट किस एक्सटेंट तक कर रहा है और एसोशिएट भी किस एक्सटेंट तक कर रहा है, उसी को हम लोग वेंट हॉफ फैक्टर आई के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। तो आई की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? दैट इज़ द नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय द एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल कैसे हुआ? या तो एसोसिएशन की वजह से हो गया या तो डिसोसिएशन की वजह से हो गया, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे आई की वैल्यू जो है डिफरेंट आएगी। अगर एसोशिएट करेगा तब आई की वैल्यू अलग होगी, अगर एसोशिएट करेगा तो आई की वैल्यू अलग होगी, और जब एसोशिएट कुछ नहीं करेगा तो आई की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? इक्वल होगी टू 1। तो बेटा कहते हैं हम लोगों ने अपना यूनिट 2 की रिवीजन वीडियोस में देखा, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमारा पूरा चैप्टर क्विक रिवीजन हम लोगों ने कर लिया। मुझे लगता है कि अब आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप जब भी चाहें कि इसको दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हैं यूट्यूब पे भी जाके। आई होप यू विल अंडरस्टूड दिस टॉपिक्स वेरी वेल। थैंक यू बेटा।